नमस्कार भाइयों और मित्रों, स्वागत है मेरे एक और लेक्चर में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग इकोनॉमी के बारे में तो हम लोग बात जानते ही है कि जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। यानी कि लिविंग का मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी नहीं कमाना है, पैसे कमाते हैं जिंदा रहने के लिए। तो फिर जैसे कि कंट्री के अंदर क्या किस काम में इंडल्ज हैं लोग और उससे कैसे पैसे कमा रहे हैं। जैसे आपके पापा कहीं बिजनेस में करते होंगे, जॉब करते होंगे, आपके पापा कंपनी होगी। तो ऐसे करके वो अलग अलग हम लोग हमारी कंट्री के अंदर लोग इन्वॉल्व रहते हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। यानी कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे लोग अर्न करते हैं अपनी लिविंग यानी कि पैसा। ठीक है। तो अब आपके पापा अलग अलग जॉब करते होंगे या फिर जॉब करते होंगे या फिर उनका बिजनेस होगा। तो वो उसी हिसाब से उनकी कैटेगराइजेशन कर दी जाती है कि कौन सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आपके पापा हम लोग बात करें किसान है तो फिर वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। अगर आपके पापा हम लोग बात करें उनकी कोई इंडस्ट्रीज है या फिर हम लोग बात करें बड़ी धंधा करते हैं तो वो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आपके पापा की। तो फिर हम लोग बात करें कि तो आप सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। या फिर आपके पापा जॉब करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो फिर उसमें हम लोग बात करें टर्सरी सेक्टर आ जाता है। तो ऐसे ही करके अपनी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन्हें तीन प्रकार से बांट दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर और टर्सरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है। तो समझते हैं इन सेक्टर्स को। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनको देखते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेशनल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग सेक्टर्स की अगर डिवीजन की बात करें तो उसको तीन प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मतलब तीन प्रकार से लोग वर्क करते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं जब हम लोग डायरेक्टली नेचर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हुई तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और टर्सरी तीसरा हुआ टर्सरी सेक्टर। ये हम लोग बात करें जनरली सर्विसेज से रिलेटेड रहता है। यानी कि अब कोई चीज है तो मैं ऐसे मान चलो कि एग्जांपल दूं कि तुमने सबसे पहले क्या किया कि तुमने सिल्क पकड़ी। तुमने सिल्क वॉर्म को पकड़ा, फिर तुमने उसके क्या निकाले, रेशे निकाले कीड़ों के। फिर तुमने क्या किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास में भेज दिया। या फिर मान चलो कि तुमने खेती की, किसानी की, तुमने गेहूं उगाया तो तुमने क्या खेती कहाँ से की? तुमने खेतों से की तुमने खेती। अब खेती करने के जब तुमने खेती कर रहे थे तुम प्राइमरी सेक्टर में आ गए। तुमने खेती की और बहुत सारा 5-10 क्विंटल गेहूं बड़ी कंपनी को दे दिया। अब वो क्या करेगा, उसे पीसेगा और उसे डालेगा उसके अंदर, पैकेट के अंदर, और उसे पैक कर देगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और फिर अब उसकी भैया बेचने की बारी आई। तो भैया अब हम लोग बात करें उसकी मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए पड़ेगा। फोन में ऐड आएंगे आपके, इंस्टाग्राम पे ऐड आएंगे, यूट्यूब पे ऐड आएंगे। तो फिर वो हम लोग बात करें सेक्टर कौन सा कहलाएगा? टर्सरी सेक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंडिया के अंदर तीन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर के बारे में अब डिटेल्स और बात कर लेते हैं। व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड मेनली ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो भैया नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल दोस एक्टिविटी कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो ये सब जो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से जब डील करते हैं तो फिर हम लोग बात करें तो कौन सा सेक्टर होता है, तो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। और अगर बात करें 66 हमारे कंट्री की पॉपुलेशन की, इंडिया की, तो वो डायरेक्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर के अंदर। तो भैया एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इवन की हम लोग बात करें जब हमारा देश आजाद हुआ था तब तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे कि हम लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर। प्राइमरी सेक्टर आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है ये इसको समझते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? द सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इन द अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर वो मतलब सेक्टर वो होता है जो कवर करता है एक्टिविटी जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें चेंज किया जाता है या फिर अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग तरीके से चेंज किया जाता है। और ये हम लोग बात करें ज्यादातर जुड़ी रहती है इंडस्ट्री सेक्टर से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़ी होती है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि सर्विसेज से रहता है। तो इसमें हम लोग बात करें व्हेन द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स
प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल गुड। इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसे टच कर सकते हैं और जिसे नहीं टच कर सकते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट पता ही है आपको। जिसे टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, और जिसे नहीं कर सकते हैं अनटेंजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज। तो आप सर्विसेज को टच थोड़ा कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ जैसे, तो ये टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हुई, मैनेजमेंट हुई, कंसल्टेंसी हुई। अब कंसल्टेंसी क्या होती है? किसी सलाह लेनी। अब भैया हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, कंसल्टेंसी लेनी है किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो अब ये सारी सर्विसेज किसके अंदर आ जाती है? टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। इन्हें ब्लू कॉलर जॉब्स ही बोलते हैं। इनके अलावा जब आप लोग आगे की प्रिपरेशन वगैरह करेंगे यूपीएससी वगैरह की, तो आपको पता चलेगा एक कॉर्नरी हम लोग बात करें कि सेक्टर भी बन चुका है धीमे धीमे, पर अब 10th के हिसाब से तो इतना ही है, इतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तीन सेक्टर के। तो कंपैरिजन किन चीजों के रिलेटेड करते हैं वो देख लेते हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तो तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी। प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बीच में, जिसमें हम लोग बात करें कि बहुत सारे नंबर ऑफ गुड्स बनते हैं, सर्विसेज बनती हैं, उनको देख लेते हैं। तो 2018-19 के इंडेक्सेस, जैसा हम लोग बात करें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, प्राइमरी सेक्टर इंडल्ज था, हम लोग बात करें 17%, सेकेंडरी था 29%, और टर्शरी था कितना? 54%। तो भैया अब बहुत ज्यादा हम लोग बात करें इनसे, हम लोग बात करें प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो फिर टर्सरी सेक्टर का रोल हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमारे यहाँ समस्या क्या है कि टर्सरी सेक्टर्स के अंदर हम लोग बात करें जीडीपी का एनरोलमेंट तो बहुत ज्यादा है, पर हम लोग बात करें इनमें वर्कफोर्स बहुत कम है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग बात करें इतना ज्यादा जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, पर इसके अंदर जो हम लोग बात करें लोग इन्वॉल्व है वो ज्यादा है, ठीक है। ऑल्सो थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और दूसरे भी हम लोग बात करें तीन सेक्टर है जहाँ पे हम लोग बात करें प्रोड्यूस करते हैं क्या? गुड्स और सर्विसेज। अलग अलग डेटा दे दिया इन्होंने कि कौन कौन से लोग किस चीज में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग कितने इन्वॉल्व। खुद देखिए यहाँ डेटा कितना दिया है, 74%, 1972-73 में 74% लोग इन्वॉल्व थे। और वही हम लोग बात करें सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम थी, 10% लोग थे। और टर्सरी सेक्टर के अंदर 14% लोग थे, ठीक है। और धीमे धीमे जब ये धीमे धीमे समय चेंज हुआ, और फिर हम लोग वो देख रहे हैं 2011-12 के हिसाब से ट्रेंड देखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 48.9% लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। यानी कि इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई धीमे धीमे 2011-12 में, और देखा कि सेकेंडरी सेक्टर में 24.3 लोग काम कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर के अंदर 26.8। तो धीमे धीमे जो टर्सरी सेक्टर का रोल था और सेकेंडरी सेक्टर का रोल था ये धीमे धीमे बढ़ा। और तीसरा जब हम लोगों ने 2020 का रिपोर्ट देखा, तो यहाँ देखा कि 41%, तो हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है लोग, और बाकी के जो 26.18 लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और बाकी बचे हुए 32%। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर में हम लोग बात करें काफी ज्यादा उछाल आई है। तो अब यहाँ पे समस्या पता है, यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब आप लोग बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे, कि अब नॉर्मली जनरली कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग आपकी कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा होंगे, इसके बाद सीधे जाते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं टर्सरी सेक्टर में। अब अपने यहाँ समस्या क्या हुई, अपने यहाँ ये चीज डेवलप ही नहीं हो पाई, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप ही नहीं हो पाया, तो अपन लोग सीधे प्राइमरी सीधे टर्सरी में जंप कर दिया अपन ने। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है अपने यहाँ पे वो इतनी ज्यादा है नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो खुद देखिए आप वर्ल्ड लेवल पर कितनी इज्जत बढ़ गई है उसकी, कि बहुत अंधा पैसा आ रहा है उनके पास। तो हम लोग समस्या ये हो गई, हमारे पास सर्विसिंग सेक्टर तो बना हमारा इवॉल्व हो रहा है धीमे धीमे, पर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें काफी ज्यादा इनिशिएट की जरूरत है, और गवर्नमेंट कर भी रही है, ठीक है। तो धीमे धीमे करके आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देयर इज वन precautions one has to take. Not every commodity that it produce one sole need to be counted, only final good we valued counted। तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है भैया कि अब कोई चीज बनाई जा रही थी, कि जैसे मान चलिए कि अब टीवी बनती है, तो टीवी का हर एक पार्ट नहीं लिया जाएगा ऐसा कॉमोडिटी में। तो भैया जब लास्ट में जब वो उसका स्क्रू, उसका ये चीजें वो चीजें ये सब नहीं ली जाएंगी, जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब उसे फाइनल गुड की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल व्हीट
फ्लोर एक का मतलब गेहूं का आटा बेचता है कितने रुपए में, 8 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। मिल्क ग्राइंड द व्हीट सोल्ड फ्लोर फॉर 10 रुपीज, यानी कि अब जो मिल ओनर था उसने उसे मतलब फ्लोर को पीस दिया तो 10 रुपए के बिस्कुट में बना दिया उसे, उसने चेंज कर दिया उसमें। कंपनी फाइनली बिस्कुट कंपनी सोल्ड, कंपनी ने भैया इसे सोल्ड किया कितने, 15 रुपए में। तो भैया अब जो नेशनल इनकम है तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी, 15 रुपए गिनी जाएगी, ना कि 8 रुपए गिनी जाएगी। बस एग्जाम्पल के मदद से बता दिया, ठीक है हमने, कि भैया जो किसान बेच रहा था तो वो नहीं गिना जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं गिना है, सीधे फाइनल गुड बना तो वो गिन लेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम विल काउंट वैल्यू ऑफ 15 रुपए, तो इसकी 15 रुपए काउंट कर ली जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर इंडिया के अंदर क्या क्या रोल है, ठीक है। तो हम लोग देख अभी हमने जब अपन लोग डेटा पढ़ रहे तो देखा था कि जो करीब 40 साल के अंतराल में 1970-71 से लेकर 2011 के बीच में जो प्रोडक्शन था तीनों सेक्टर के अंदर, ये क्या हुआ, धीमे धीमे इंक्रीज हुआ। और जैसे ही इंक्रीज हुआ तो टर्शरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2011 और 2011-12 में जो टर्शरी सेक्टर था, ये एक लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन के आया इंडिया के अंदर। इसने प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। प्राइमरी सेक्टर मतलब एक तरीके से बहुत उसकी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर को देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो तो धीमे धीमे कम ही हो रही है ना, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब भैया बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो रोजगार है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमें पता है कि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। तो अब रोजगार कैसे दें, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे इन सेक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करके हम लोग रोजगार को बढ़ा सकते हैं, कम मतलब बढ़ाना ही है, कम क्यों करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग बात करें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अ वे बाय विच वी कैन टेक दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई प्रमोट लोकेट इंडस्ट्रीज सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे एम्प्लॉयड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स को, और प्रमोट करनी पड़ेगी कि भैया इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब प्लान कंस्ट्रक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, प्लान बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इसमें करीब कहा गया था कि 20 लाख जॉब मिल सकती है, क्रिएट हो सकती है एजुकेशन सेक्टर में। बस केवल बात की गई थी कि हो सकती है, पर अभी है नहीं है, इसके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। Every state and region has potential for increase the income and employment for the people in that area। हर एक स्टेट के पास पोटेंशियल होता है, बस अभी करते नहीं है, करने की कोशिश करते हैं। तो भैया वही है, करप्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा कंट्री से, तो भैया अपनी कंट्री बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो पर करना तो चाहे कोई, बस केवल प्रॉब्लम होती है अच्छी नीयत की। हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है तो किस चीज की, हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है तो बस केवल एक अच्छी नीयत की, जो कि हमारे नेता लोग बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जिस दिन हमारे देश की जो कैपेसिटी है इन सारे चीजों से रिलेटेड जिस दिन बढ़ जाएगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा देश डेवलप हो चुका है, ठीक है। उसी के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 से स्टार्ट की गई थी। इसने किया क्या, चैनलाइज किया था कि भैया जो डिस्गाइज्ड लेबर होते हैं, यानी कि जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो भैया जैसे कि लेबर दिहाड़ी हुई, तो जो हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयड है, तो भैया उन्हें मतलब गारंटेड काम दिया जाएगा कि भैया 100 जैसे खेत वगैरह में, जैसे आप लोगों को पता होगा रूरल एरिया के अंदर जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हुई, तो वहाँ पे जो गरीब किसान होते हैं तो वो काम करते हैं, 100 दिन की गारंटी काम मिलता है उन्हें। तो उनका एक कार्ड वगैरह बनता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, 100 दिन के लिए उन्हें कम से कम काम मिलता है। मतलब 100 पहले दिन था, अब धीमे धीमे करके 200 दिन बढ़ा दिया गया है कि इतना आपको काम दिया जाएगा, तो भैया आप भूखे नहीं मरोगे, बस ये एक कहती है गवर्नमेंट। बाकी सब तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इफ गवर्नमेंट फेल इन ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अलाउंसेस टू द पीपल। यानी कि अगर सरकार पैसा नहीं दे पाती है, यानी कि जॉब नहीं दे पाती है उन लोगों को जिनके पास कार्ड वगैरह हैं 100 दिन के लिए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कुछ पैसे डालती है उनके अंदर, उनके अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि उन्हें उनका काम चलता रहे, यानी कि रोज रोजगार चलता रहे। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स को अब डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से। यानी कि जहाँ पे हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ये क्या होता है कि जहाँ पे हमें पता है कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जैसे कि हम लोग बात करें गवर्नमेंट जॉब हुई,
या फिर प्राइवेट कंपनीज वगैरह हुई बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें कि आपके मोहल्ले में कोई छोटू और कोई रामू काका काम करते हैं किसी दुकान वगैरह पे, तो वो क्या होता है, जिसके पास जिसका हम लोग बात करें टैक्स कटता है, तो एक तरीके से वो समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब जिसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि हम लोग बात करें किसी दुकान के बनिए की दुकान पे हम लोग, सॉरी मैंने ये गलत वर्ड बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था मुझे। जैसे कि हम लोग बात करें किसी दुकान मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाह रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो किसी दुकान पे कोई चाचा लगे हुए हैं, कोई लड़का लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Organized sector cover those enterprises or piece of work where the term of employment or regular term of work होता है, और therefore people have assured work, यानी कि उन्हें confirm work मिलेगा ही मिलेगा। It also called organized sector. It has the same formal process and procedure, इनका same procedure वगैरह रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल यूनिट्स व्हिच इज लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं होता। अब भैया बढ़िया आई मीन जो दुकान वाले की दुकान पे वो कितना रुपए दे रहा है, तो भैया इसमें गवर्नमेंट कोई चेकआउट नहीं करेगी। तो अगर यहाँ पे अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट चेकआउट करेगी, हाँ भैया आपको अच्छी खासी अमाउंट में वेजेस मिले। पर अगर हम लोग बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया, जो जहाँ पे आप दुकान पे काम पे लगे हैं, तो वो डिसाइड करेगा उसे आपको कितने 100 रुपए देने हैं, 50 रुपए देने हैं, 500 रुपए देने हैं, तो वो डिसाइड करने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट देखने तो आ नहीं रही है इंडिविजुअल को, ठीक है। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग बात करें जॉब्स हियर आर लो पेड, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत कम वर्क, मतलब कम पैसे मिलते हैं और रेगुलर वर्क नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, जब उसकी मालिक की इच्छा हुई तब निकाल देगा आपको। एंड इवन नो मेडिकल अलाउंसेज, और कोई मेडिकल अलाउंसेज भी नहीं होंगी, और न ही कोई मैटरनिटी लीव पड़े सकती है यहाँ पे, किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, वर्किंग कंडीशन होती है, वो इतनी बदतर होती है कि मैं आपको क्या बता दूं कि भैया अगर आपको कहीं जाना भी है तो फिर क्या ही कह दें, कुछ छुट्टी तक नहीं देते हैं, इतनी गंदी कंडीशन है। बहुत बुरी कंडीशन है अनएम्प्लॉय सेक्टर के अंदर भैया। अंधा अंधा काम करवाते हैं, 6-6 7-7 घंटे बैठ के काम करवाएंगे आपसे, और पैसा देंगे कितना, पैसे की बात कर लो, पैसे की बात नहीं करो उनसे, बस ये है उनका, ठीक है। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कभी कभी हम एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फिर हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बचा सकते हैं। Organized sector Organized sectors offer jobs that are the most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expand very slowly। तो भैया इनका जो भैया ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है बहुत स्लोली इंक्रीज करता है। अगर हम लोग बात करें 1990s की, तो कॉमन हम लोग देखते थे जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैं, तो भैया अपनी जॉब छोड़ रहे थे, मतलब उन्हें जॉब बहुत बहुत से वर्कर को जॉब छोड़नी पड़ी थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं हमें इस चीज़ों के अंदर। जैसे हम लोग बात करें कि 1972 के समय पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे वो कितने ज़्यादा हैं, देखिए अपना खुद का काम करते हैं यहाँ पे, मतलब। और धीमे धीमे इनकी जो संख्या है वो गिरती जा रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2011-12 में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे। और बात करते हैं फिर जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी वो उस समय भी कम थी, और फिर 1990 के करीब वो थोड़ी और कम हुई, और 11-12 में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो कैजुअल वर्कर थे आप देखिए कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 23% थी, 23% थे, यहाँ पे 32% हो गए, और यहाँ पे 30% हो गए। तो ऐसे करके जो कैजुअल वर्कर थे इनके बीच में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर हम लोग बात करें कि रूरल एरिया मतलब क्या होता है, ये अगर किसी को पता नहीं तो बता दूं। गांव वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो अर्बन सेक्टर होता है, तो यहाँ पे जैसे वो कैसे कैसे काम करते हैं, जैसे लैंड लेस एग्रीकल्चर हुए, लेबरर्स हुए, स्मॉल छोटे छोटे या फिर मीडियम टाइप के फार्मर्स हुए, तो ये जब फ्री होते हैं दूसरों खेतों में काम कर लेते हैं। शेयर क्रॉपर मतलब क्या होता है, बटाई पे वही खेती लेते हैं। आर्टिशियंस वगैरह हुए, तो ये सब ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। नियरली अगर बात करें 80% रूरल जो हाउस होल्ड है तो इंडियन के, वो स्मॉल और मार्जिनल फैमिली के होते हैं। आप खुद देखिए इतना बड़ा नंबर ऑफ पीपल किसके लिए वर्क करता है, ये छोटे मोटे काम करता रहता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो बड़ी जनसंख्या है भैया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, गाँव में तो ज्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2011-12 के समय पर।
तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि 52% थे, रेगुलर वर्कर कितने थे 18% और कैजुअल वर्कर 30%। तो भैया अब कैजुअल वर्कर की संख्या कितनी बढ़ रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम लोग बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे टेम्पू वेम्पू चला रहे हैं, ऐसे ही कभी मन किया चला नहीं चला रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं रहता है। अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग बात करें कि कैसे कैसे लोग होते हैं, वर्कर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो होते हैं कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम नहीं करते हैं, दिहाड़ी पे 300 रुपए की जाते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, तो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग अर्बन और रूरल एरिया वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे 43% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 15% कितने हैं कैजुअल वर्कर हैं, और यहाँ पे 42% यहाँ पे रेगुलर सैलरीड है। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि रेगुलर सैलरीड 9% है, और जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो सॉरी जो कैजुअल वर्कर हैं वो 35% है, और 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है शहरों के अंदर। तो शहरों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा मिल जाएंगे, और डेटा दिया गया है 2011-12 का, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब अगर सेक्टर को ओनरशिप के बेसिस पे, यानी कि ओनरशिप मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई कंपनी का मालिक है तो प्राइवेट सेक्टर में आता है, और जब पूरी सोसाइटी की कोई चीज होती है तो पब्लिक सेक्टर जाता है, ऐसे गवर्नमेंट वगैरह हुई। तो पब्लिक सेक्टर क्या है, तो इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन द मोस्ट ऑफ द एसेट एंड ऑल द प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। जैसे रेलवे हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, तो जहाँ पे हम लोग बात करें गवर्नमेंट ओन करती है सारी चीजों को, तो ये क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई चीज हमारी चीज है, तो पब्लिक की जो चीज है वो गवर्नमेंट की चीज है, तो भैया वही हुआ। जैसे अब धीमे धीमे इनमें प्राइवेटाइजेशन होता चला रहा है, जैसे रेलवे वगैरह हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, धीमे धीमे रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन धीमे धीमे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप रहती है किसी भी एक इंडिविजुअल की या फिर प्राइवेट कंपनी की, भैया जैसे रिलायंस हुआ, इंफोसिस हुआ, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। बस खत्म हो गया चैप्टर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि अपन को पूरा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा थोड़ा समरी समरी दे दूंगा, पूरा नहीं अब डिटेल में जाने वाला है। तो ये हमने हम इकोनॉमी देखा जहाँ पे लोग अपनी अर्निंग वगैरह करते हैं, तो वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोग अपनी अर्निंग करते हैं, यानी कि जीवन शैली चलाते हैं। सेक्टर हमने देखे 3 प्रकार के थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। जो भी नेचर नेचर से इन्वॉल्व रहता है, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर होता है, जहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। टर्टियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड रहता है। हम लोगों ने फिर यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर का अलग अलग ईयर्स में डेटा देखा कि यहाँ पे कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड चल रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर सेक्टरी इंडिया के अंदर पर्सपेक्टिव में देखा कि इंडिया के अंदर कैसा कैसा चल रहा है सीन, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग बात करें प्राइमरी वर्क सेकेंडरी था, और कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है, ठीक है। कि हर एक स्टेट में पोटेंशियल वगैरह होता है। मनरेगा के बारे में देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें कि लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं कि उन्हें प्रॉपर वर्क दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में देखा कि जहाँ पे हम लोग बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे हम लोग बात करें कि जिनके पास रेगुलरली वर्क होता है और एसिड वर्क रहता है, और सैलरी वगैरह भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वही है कि छोटू लगा किसी दुकान पे, होटल पे, डेरे पे, ठीक है, तो उनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। तो कैसे बचा सकते हैं ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, तो उसके बारे में बताया गया था हमने यहाँ पे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और बहुत स्लोली होता है, तो इसलिए बहुत सारी वर्कर मतलब जॉब वगैरह छोड़नी पड़ रही थी उन्हें, तो कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में देख ही लिया था हमने। फिर एम्प्लॉयमेंट अलग अलग डेटा देखा हमने कि गाँव के अंदर, शहरों के अंदर कैसे बटे हुए हैं जो वर्कर्स हैं। फिर हमने देखा कि अगर ओनरशिप के बेसिस पर अगर सेक्टर को बांटा जाए तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसमें हम लोग बात करें सर्विसेज या फिर ओनरशिप होती है, एसेट्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर किसी इंडिविजुअल के पास या कंपनी के पास में रहते हैं, तो वो अपना प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया, और उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो, और उम्मीद तो है कि आ गया हो समझ में। अगर कुछ भी डाउट लगे प्लीज कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको आपका कमेंट के ऊपर ही हम लोग बात करें कि जो सॉल्यूशन है जो मुझसे हो बन सकेगा तो मैं कर दूंगा। थैंक्स फॉर